दिल्ली महिला आयोग अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। इसके पीछे संजय सिंह के दो करीबियों की बड़ी भूमिका है। संजय सिंह जिस स्वाति मालीवाल को अपनी छोटी बहन बताते हैं, सबसे पहले उसी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब वंदना सिंह ने दिल्ली महिला आयोग के सदस्य वंदना सिंह वीर हैं, जिसे लेकर संजय सिंह स्वाति मालीवाल के साथ समझौता वार्ता करने गए थे। स्वाति मालीवाल के बाद अब वंदना सिंह ने केजरीवाल के खिलाफ लेटर बम फोड़ दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्वाति मालीवाल और वंदना सिंह के जरिए संजय सिंह कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। वंदना के इस पत्र से साफ है कि आयोग के सदस्यों में भी कलह पैदा हो गई है। डीसीडब्ल्यू सदस्य वंदना सिंह ने अपने सहयोगी सदस्यों फिरदौस और किरण नेगी पर स्वतंत्र रूप से काम करने के बजाय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया। वंदना सिंह ने डीसीडब्ल्यू की अन्य दो मेंबर्स किरण नेगी और फिरदौस खान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल के बारे में अपने पत्र में गलत जानकारी और राजनीतिक झूठ फैलाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वाति मालीवाल के नेतृत्व में डीसीडब्ल्यू ने बड़े स्तर पर सफलता प्राप्त की। मालीवाल के अथक और निष्पक्ष प्रयासों के बावजूद आयोग अब दिल्ली सरकार से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें नेतृत्व की रिक्तियां, रोके गए फंड और 181 महिला हेल्पलाइन का निलंबन करना शामिल है। वंदना सिंह ने पिछले 6 महीनों से 700 से अधिक काउंसलर्स, वकीलों और कर्मचारियों के वेतन के लंबित मांगों को उजागर किया। इसमें बलात्कार, तेजाब हमला और कैंसर से पीड़ित उत्तरजीवियों का समूह भी शामिल है, जो बिना वेतन के दयनीय स्थितियों में काम कर रहे हैं। वंदना सिंह ने खुलासा किया कि पूर्व अध्यक्ष ने 2 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया था। हालांकि इसके बजाय किरण नेगी और फिरदौस खान ने अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। वंदना सिंह ने ये भी खुलासा किया कि उन पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा मालवीय के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव डाला गया था, जिसके बदले में आयोग में विस्तार और वेतन जारी करने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस समय में आयोग के 700 कर्मचारियों, काउंसलर्स और वकीलों के साथ खड़े होने की आवश्यकता पर जोर दिया। वंदना सिंह ने दोनों सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने आयोग की समस्याओं के लिए माननीय उपराज्यपाल को दोषी ठहराया, जबकि दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि 181 महिला हेल्पलाइन उपराज्यपाल द्वारा फंड जारी न करने के कारण रुकी थी, ये बताते हुए कि WCD मंत्री कैलाश गहलोत ने स्वयं घोषणा की थी कि हेल्पलाइन अब WCD द्वारा संचालित की जाएगी। वंदना सिंह ने 15 वर्षों से खाली नई अध्यक्ष या दलित सदस्य की नियुक्ति में दिल्ली सरकार की विफलता की निंदा की। इसे आयोग को कमजोर करने का प्रयास बताया। उन्होंने अपने सहयोगियों से मालीवाल के नेतृत्व में DCW के साथ स्थापित सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे राजनीति छोड़ इस समय आयोग और कर्मचारियों के साथ खड़े होने का आग्रह किया। नेता विपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान बंद करके झूठ की दुकान खोल ली है। पहले लोकसभा में झूठ और फिर बाहर निकलकर झूठ। शायद राहुल गांधी को यह लगने लगा कि सियासत सिर्फ झूठे आरोपों के जरिए ही की जा सकती है, लेकिन अग्निवीरों को लेकर राहुल गांधी का झूठ अब उन पर ही भारी पड़ने लगा है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए राहुल गांधी के उन दावों को खारिज कर दिया। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। सेना ने कहा कि परिवार को देय राशि में 98,39,000 रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। सेना ने स्पष्टीकरण में कहा कि कुल राशि लगभग 1,65,00,000 रुपये होगी। सेना ने यह स्पष्टीकरण लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक्स पर अजय के पिता का एक वीडियो शेयर करने के बाद आया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिलने के बारे में संसद के भीतर झूठ बोला। उन्होंने कहा कि सिंह को संसद और देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि संसद में मैंने अपने भाषण में कहा था कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन जवाब में रक्षा मंत्री ने शहीद अग्निवीर के परिवार को आर्थिक सहायता मिलने के बारे में झूठ बोला। राहुल ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि अग्निवीर को मोदी सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती और उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता। इस पर रक्षा मंत्री ने गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था और कहा था कि हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। सेना के ADGPI ने कहा कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है और इस बात पर जोर दिया कि एक शहीद नायक को मिलने वाले भत्ते का भुगतान अग्निवीरों सहित दिवंगत सैनिकों के निकटतम परिजनों की शीघ्रता से किए जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। सेना ने पोस्ट में कहा कि अग्निवीर अजय कुमार का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98,39,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लगभग पुलिस सत्यापन के बाद शीघ्र ही बाकी राशि का भुगतान किया जाएगा। कुल राशि लगभग 1,65,00,000 रुपए होगी। रक्षा मंत्री कार्यालय ने बाद में एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ADGPI की पोस्ट को साझा किया। अधिकारियों के अनुसार अजय के मामले में भुगतान की गई राशि में भारत सरकार से बीमा के रूप में 48 लाख रुपए, एक MOU के तहत वित्तीय संस्थानों से बीमा के रूप में 50 लाख रुपए और 39,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया के बाद शेष 67 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जमानत पर रिहा होते ही हेमंत सोरेन ने सबसे पहले चंपई सोरेन को कुर्सी से उतार फेंका। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन सीएम के लिए विधानसभा चुनाव तक का भी इंतजार नहीं कर पाए और जल्दबाजी दिखाते हुए खुद सीएम बनने में जुट गए। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन का यही सत्ता प्रेम JMM को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि बात सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं है बल्कि इसके साथ परिवारवाद का भी मुद्दा है, जिसे हेमंत सोरेन ने बीजेपी को थमा दिया। लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाने वाली बीजेपी ने भी बिना मौका गंवाए इस मुद्दे को लपक लिया। हेमंत सोरेन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा लगातार घेरने में जुट गई। भाजपा ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि सोरेन परिवार सत्ता से दूर नहीं रह सकता। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को नया सीएम बनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी चंपई सोरेन को सौंप दी गई। चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। चंपई का कोल्हान में मजबूत जनाधार है और इस क्षेत्र में नुकसान की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। भाजपा इसे इसी तरह प्रचारित भी कर रही है। अगर भाजपा ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाती है तो इससे इंडी गठबंधन को आगामी चुनावों में नुकसान पहुंच सकता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को फिर नेता चुने जाने पर बड़ा निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन परिवार से बाहर का आदिवासी केवल काम चलाऊ है। शिबू सोरेन परिवार जब जैसा चाहे उसका उपयोग करता है और फिर उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले परिवारवाद से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री चुनने की बात करने वाले JMM का आज फिर असली चेहरा उजागर हो गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये JMM के अन्य आदिवासी नेताओं के लिए सबक है। उन्होंने अपनी सीमा रेखा समझ लेनी चाहिए। उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे केवल शिबू सोरेन परिवार की पालकी ढोने के लिए हैं, ऊंची उड़ान भरना उनके नसीब में नहीं। मरांडी ने कहा कि चंपई सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बार बार अपमानित किया गया। बैठक की अध्यक्षता करने के बावजूद उन्हें किनारे बैठाया गया। इसके पूर्व लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में हुई इंडी अलायंस की रैली में भी उन्हें मंच से किनारे पर जगह दी गई, जबकि परिवार की बहू कल्पना सोरेन बिना कोई पद के मंच के बीच में बैठी। यहां तक कि चंपई सोरेन के भाषण के बीच ही मंच पर उपस्थित पार्टी के नेता उठकर जाने लगे। उन्होंने कहा कि आज कोल्हान के टाइगर को चूहा बना दिया गया। बाबूलाल मरांडी का ये तीर सटीक निशाने पर लगा और माना जा रहा है कि चंपई सोरेन को आनन फानन में सीएम पद से हटा दिए जाने के बाद कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन के समर्थक इस घटना से खुद को काफी आहत महसूस कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते जब अरविंद केजरीवाल के इशारों पर सुनीता केजरीवाल ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाकर गोपाल राय के द्वारा इस बात पर ऐलान करवा दिया कि कांग्रेस के साथ अब उसका कोई गठबंधन जारी नहीं रहेगा। पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। 2-4 दिनों बाद हरियाणा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाते हुए ऐलान कर दिया कि कांग्रेस का उसके साथ अब निभाना मुश्किल है। लेकिन इस बीच कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत पड़ गई। इस बीच केजरीवाल को जमानत भी मिली और छिन भी गई। दिल्ली में पानी की कितनी भयंकर किल्लत हो गई कि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया। और तब सौरभ भारद्वाज ने एक नहीं 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर डाली, वो भी उनके खिलाफ बयानबाजी न करे। तर्क ये कि आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। संजय सिंह ने भी हाल ही में कांग्रेस से कुछ ऐसे ही सवाल किए थे, लेकिन कांग्रेस इस बार आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आई। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं लगती। उन्होंने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन जरूर बरकरार रहेगा। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेता चाहेंगे वहां ये गठबंधन बरकरार रहेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडी गठबंधन के घटक हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने दिल्ली और हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों अलग अलग मैदान में उतरे थे।
महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ये पूछे जाने पर क्या आगामी विधानसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा, रमेश ने कहा कि ये झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए बरकरार रहेगा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए बरकरार रहेगा, पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है। उनका कहना था कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आ गया है कि विधानसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन नहीं रहेगा। रमेश ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कहा था कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। जिन जिन राज्यों में हमारे नेता और दूसरी पार्टियों के नेता चाहते हैं गठबंधन हो, वहाँ गठबंधन रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के साथ गठबंधन है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन है। ये पूछे जाने पर कि क्या होगा दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा, तो रमेश का कहना था कि बहुत गुंजाइश नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने 6 जून को कहा था और उन्होंने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पार्टी के विधायकों और पार्टी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद राय ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इंडी को पूरा समर्थन दिया है। गोपाल राय ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए था, कई दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी भी इसका हिस्सा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना ही नहीं बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप कई बार लगाई जा चुकी है। और आतिशी मरलेना ने तो एक बार यहाँ तक रकम भी बता दी थी कि जितने में आम आदमी पार्टी को बिकने का ऑफर दिया गया था। बात इतनी बढ़ी कि आतिशी बीजेपी ने उस पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अब आतिशी को कोर्ट में जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी तो ये साबित नहीं कर पाई, हालांकि पंजाब में ऐसा ही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐन मौके पर उसकी पोल खुल गई। असल में मामला जलंधर विधानसभा उपचुनाव का है, जिसके जीतने के लिए सीएम भगवंत मान ने आलीशान बंगला किराए पर लिया और इसी बंगले से भगवंत मान दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कुछ सफलता हाथ लगी। अकाली दल की उम्मीदवार सुरजीत कौर ने नामांकन दाखिल करने के बाद पाला बदल लिया और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। ये बड़ा काम भगवंत मान ने अपनी देखरेख में संपन्न कराया। इसके तुरंत बाद अकाली दल ने बीएसपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सुरजीत कौर ने शिरोमणि अकाली दल छोड़ दी और दोपहर होते होते राज्य की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का झाड़ू थाम लिया। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका पार्टी में स्वागत किया। कौर ने ऐलान किया कि वो जलंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर पाल भगत का समर्थन करेंगी। लेकिन शाम होते होते सुरजीत कौर ने एक बार फिर से मन बदल लिया और यूटर्न लेते हुए फिर से अकाली दल में वापसी कर ली। घर वापसी करते हुए सुरजीत कौर ने कहा कि वो दिल से अकाली हैं और उन्हें सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो अकाली दल के उम्मीदवार के तौर पर ही जलंधर उपचुनाव लड़ेंगी। मतलब भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के इस मामले में फजीहत हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और बुल्ढाना विधायक बुधराम कौर ने सुरजीत कौर की आलोचना की और कहा कि उन्होंने दबाव में अपने कदम वापस खींचे। असल में ऐसे आरोप हैं कि सुरजीत कौर शिरोमणि अकाली दल के बागी गुट के नेताओं के संपर्क में थीं। इसी वजह से पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रमुख बीबी जागीर कौर को सुरजीत कौर का समर्थक माना जाता है, जबकि जागीर कौर पार्टी के विद्रोही और बागी गुटों के नेता हैं। जागीर कौर के अलावा पूर्व विधायक गुरु प्रताप सिंह बडाला ने भी सुरजीत कौर का समर्थन किया था और ये विद्रोही नेता अकाल तख्त के जत्थेदार के सामने पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने 2007 और 2017 के बीच सत्ता में रहने के दौरान पार्टी द्वारा की गई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। दूसरी तरफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 106 सदस्यों ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का समर्थन किया है।